हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं कवर स्टोन एज, एंशियंट हिस्ट्री में। सबसे पहले हम पाषाण काल को देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीपीटी नज़र आ रही होगी। बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ों को और समझेंगे कि किस तरीके से पाषाण युग में शुरुआती मनुष्य किस तरीके से पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे और काल में किस किस तरीके से परिवर्तन होते आया। सबसे पहले हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री को, तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं मेनली। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन, और मिडिवल मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक। एंशियंट हिस्ट्री को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें हमें किसी भी तरीके के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि किसी भी तरीके के कोई भी लिपि, लिखी हुई चीज़ें, किसी भी तरीके के रिटर्न रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते हैं। केवल पुरातात्विक चीज़ें मिलती हैं, आर्कोलॉजिकल साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं खुदाई के दौरान मिले। उनसे हमने उस टाइम पीरियड को प्रागैतिहासिक काल नाम दिया, जहाँ पे कोई भी पढ़ने योग्य रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं थे। वो कहलाया प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम बात करें तो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक। रिटर्न रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट बट आर अनरीडेबल, यानी कि पठनीय नहीं थे। अवेलेबल तो थे, ऐसी लिपि मौजूद तो थी, जैसे कि ब्रॉन्ज एज आगे हम पढ़ने वाले हैं, हड़प्पन काल हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ेंगे, इंडो वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसी लिपि मौजूद थी, कुछ लिखित साक्ष्य भी मौजूद थे, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस टाइम पीरियड को हमने आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा है। इसके बाद बात करें तो आता है हिस्टोरिक टाइम, यानी कि ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य मिले भी और हम उन्हें पढ़ भी पाए। जैसे ये टाइम पीरियड आयरन एज से शुरू होता है, जब आयरन खोज लिया जाता है, उसके बाद से इंसान की जो भी लिपि मिली हमें, वो सब हम पढ़ पाए। और उसके के बाद के जितने भी टाइम पीरियड आते चले गए, वो सब हम पढ़ने में सक्षम रहे। तो वो सब हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के हिसाब से हमें देखना है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, और उसके बाद आता है ताम्र युग। पुरापाषाण काल की बात करें तो जब इंसान पत्थरों का यूज कर रहा था, यानी 5 लाख से 10,000 बीसी, बीसी यानी कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो जब मैं 5 लाख बीसी बोलता हूँ, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 5 लाख साल पहले की बात हो रही है। इसको टाइमलाइन रेखा माना जाता है। तो बीसी जब भी हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब से डेट्स हम काउंट करना शुरू किए ऑफिशियली, जो कैलेंडर है क्रिश्चियन के हिसाब से, उसके 5 लाख साल पहले शुरू होता है पुरापाषाण काल, और वो 10,000 बीसी तक चलता है। इसके बाद आता है मध्यपाषाण। तो पुरापाषाण की बात मेनली करें तो हम इसके अंदर पत्थरों का उपयोग करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। उसके बाद मध्यपाषाण काल जब मेजोलिथिक आता है, तो वो 9,000 बीसी से 4,000 बीसी के टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलता है, और उसमें पत्थरों का अलग अलग औजारों के रूप में उपयोग होना शुरू होता है। उसके बाद नवपाषाण, यानी कि अब इंसान पत्थरों से खेती की ओर जाता है, खेती अच्छे तरीके से करता है, तो बहुतायत में उसके पास अनाज इकट्ठा होने लगता है, उसे स्टोर करना शुरू करता है, और वहाँ पे एक सभ्यता जन्म लेती है। उसके बाद जब इंसान खेती एक जगह पे करना शुरू कर देता है, यानी कि घुमंतु नहीं रहता, तब शुरुआत होती है ताम्र युग की, क्योंकि उसे जंगलों को काटने के लिए एक उच्च धातु की आवश्यकता थी, और धीरे धीरे वो उसमें सफल रहता है। तो सबसे पहले धातु खोजी जाती है तांबा, और ताम्र युग तब से शुरू होता है। तो इस टाइमलाइन के हिसाब से हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, जिसको हम देखते हैं सबसे पहले 5 लाख साल बीसी से लेकर के 10,000 साल बीसी, जब हमारी पृथ्वी 4th स्टेज में थी, यानी कि फिलोस्टोसीन, यानी कि जब पृथ्वी जब बन रही थी, जब इंसान उस पर जीने के काबिल जलवायु, जब पृथ्वी पर
जलवायु ऐसी थी कि इंसान उस पर विचरण कर सके, जी सके। तो उसकी फोर्थ स्टेज जब आती है, प्लेस्टोसीन उसको बोलते हैं, जब पृथ्वी पूर्ण रूप से, पृथ्वी का काफ़ी हिस्सा 75% लगभग हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, तो उसको प्लेस्टोसीन बोलते हैं, यानी कि चतुर्थांश अवस्था बोलते हैं। उसमें मनुष्य सिर्फ और सिर्फ, चूंकि रहने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह अवेलेबल नहीं थी, उस समय केवल मनुष्य शिकार और भोजन संग्रह का कार्य ही करता था। ह्यूमन सर्वाइवल इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन रफ अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स। उस समय इंसान के पास केवल पत्थरों से बने बहुत ही अनपॉलिश्ड टूल होते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म के टूल नहीं थे उस समय पर। तो उस समय पर इंसान केवल और केवल रहने और खाने की व्यवस्था ही ढूंढ पाने के लिए विचरण करता था। इसके बाद हम देखें तो पूरा पाषाण काल की बात अगर हम करते हैं, तो पूरा पाषाण काल में हम सबसे पहले देखते हैं, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण की बात करें तो हम इसको 5 लाख से 50,000 BC के टाइम पीरियड में रखते हैं। इस समय पर इंसान के पास केवल हस्त कुठार, यानी हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसा औजार, जो कि कोई धातु नहीं थी, पत्थर से ही बनाया हुआ था, उसका यूज़ करता है। और इसके साक्ष्य, इस टाइम पीरियड के जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, वो सबसे पहले हमें सोहन घाटी पंजाब के अंदर देखने को मिलते हैं। वेलन घाटी यूपी में हमें साक्ष्य मिलते हैं इस टाइम पीरियड के। हुनसगी, पहलगाम, डिडवाना जो कि राजस्थान में है, यहाँ से भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की, यानी कि 50,000 BC से लेकर के 40,000 BC, 10,000 साल का जो टाइम पीरियड है। इस समय पर इंसान धीरे धीरे पूर्व पुरा पाषाण काल से जब मध्य पुरा पाषाण काल की तरफ शिफ्ट होता है, तो वो पत्थरों को रगड़ करके धार नुकीले हथियार के रूप में बना लेता है, जिससे शिकार करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्लैग टेक्निक। यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही याद रखनी कि इस समय पर जो हथियार था, पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो पत्थरों पे मेन फोकस है। पत्थरों की इंजीनियरिंग इंसान उस समय पर किस तरीके से कर रहा था, तो वो फ्लैग टेक्निक इस समय पर हमें देखने को मिलती है। साइट्स बात करें जहाँ से इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, तो वो है नेवासा, महाराष्ट्र के अंदर। ये साइट भी आपको याद रखनी है, मध्यपुरा पाषाण काल की साइट है नेवासा, महाराष्ट्र। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पुरा पाषाण, जब फोर्थ स्टेज पृथ्वी की आती है, जब पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक जाती है, यानी कि ये टाइम पीरियड था 40,000 BC से 10,000 BC। और इस समय पर फ्लिंट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इमरजेंस ऑफ होमोसेपियंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी इसी अवस्था जब पृथ्वी की फोर्थ स्टेज चल रही थी, उसी समय पर हमें होमोसेपियंस की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। और ये हथनोरा मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसमें आपको ये भी एक चीज़ साक्ष्य याद रखना है आपको कि महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पटने, वहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको ऐड कर देता हूँ समझाने के लिए, कि आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र तो एक बहुत ही हरा भरा प्रदेश है, वहाँ पे पानी है आसपास, लेकिन वहाँ पे शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कैसे मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि ये पुराने समय के साक्ष्य हैं। उस समय पर रहा होगा कि महाराष्ट्र एक बहुत ही वीरान एरिया रहा होगा, रेगिस्तानी एरिया रहा होगा, और धीरे धीरे बाद में विकसित हुआ होगा। तो ये इस तरफ संकेत करता है। इसके बाद हम चलते हैं कि अब जब इंसान थोड़ा थोड़ा, अब आप इन तीनों टाइम जोन के हिसाब से, जब हमने पूर्व पुरा पाषाण काल देखा, मध्य पुरा पाषाण काल देखा, उत्तर पुरा पाषाण काल देखा, तो यहाँ से आप एक चीज़ दिमाग लगा सकते हैं कि पहले जो हथियार थे बहुत ही उन्नत किस्म के नहीं थे। उसके बाद उन्होंने फ्लैग टेक्निक का उपयोग किया और उसके बाद फ्लिंट टेक्निक का उपयोग किया, तो मनुष्य का दिमाग, सोचने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी। और वो आसानी से, अब जब उसने फ्लिंट टेक्निक के हथियार बना लिए, तो वो आसानी से, यानी कि नुकीली धार वाले पत्थरों के औजार जब बना लिए, तो वो आसानी से शिकार करने में सक्षम था। इसलिए अब वो शिकार के बाद उसके पास सोचने का समय भी मिलता था। और वो क्या करता था, गुफाओं के अंदर जब रहता था, चूंकि आइस एज चल रही थी, तो गुफाओं के अंदर अपने आप को बचाने के लिए जब वो गुफा में रहता था, तो आकर के गुफा के ऊपर अपने उसने जो दिन भर शिकार किए, उनको सोच करके वो चित्रकारी गुफा पे कर देता था। इसका मतलब ये है कि इस एज में हमें इंसान का, इस टाइम पीरियड में हमें इंसान के दिमाग में काफ़ी कल्पना शक्ति का विकास होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये हमें साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका की गुफा से।
जो कि लोकेशन है इसकी नियर भोपाल मध्य प्रदेश, 45 किलोमीटर साउथ की तरफ ये लोकेशन है इसकी भीमबेटका की गुफाओं की। और इसका सिग्निफिकेंस है अर्लीस्ट आर्टिस्टिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन्स यूजिंग रॉक शेल्टर्स, चट्टानी आवास इंसान यूज करता था टू क्रिएट आर्ट, मानवों के चित्र क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि हथनोरा मध्य प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं होमो सैपियंस के। अब धीरे धीरे आइस एज से जब ट्रांजिशन पीरियड शुरू होता है, मध्य पाषाण के काल की तरफ जाना शुरू होता है, तो 9000 बीसी से 4000 बीसी का जो टाइम पीरियड आता है, उस समय पर आइस यानी बर्फ पिघलने लगती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे जलवायु गर्म होने लगती है तो वनस्पति और जीवों का यानी फ्लोरा और फाउना का विकास होने लगता है और सभी छोटे जीव और विकसित होने लगते हैं। बड़े बड़े जीव यानी कि डायनासोर जैसे जीव उस समय पर हमें कोई साक्ष्य मिलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि उस समय पर बड़े जानवर खत्म होकर छोटे जानवर पनप रहे थे। धीरे धीरे इंसान भी अलग और ज़्यादा टेक्निकल अडप्शन करता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना मुश्किल था, तो उसने और ज़्यादा अपने दिमागी बुद्धि का इस्तेमाल करके माइक्रोलिथ का आविष्कार किया। इस समय पर मध्य पाषाण काल में हमें सबसे पहले यही चीज़ याद रखनी है कि माइक्रोलिथ का उपयोग होने लगा, टिनी हाईली रिफाइंड स्टोन टूल यूज होने लगे। उसने हंट यानी शिकार करने के लिए स्मॉलर फास्टर यूज माइक्रोलिथ का किया। तो आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसान धीरे धीरे विकास कर रहा है। मध्य पाषाण काल में आपको और ज़्यादा उन्नत किस्म के पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि जैसे जैसे वो शिकार करने में सक्षम रहता है और पूरे दिन आसानी से उसके पास शिकार करने के बाद पूरे दिन समय बच जाता है, तो अब वो थोड़ा थोड़ा इमोशनल होने भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो जानवरों को पालतू बनाता है। इसके साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं और इंसान के द्वारा पहला पालतू जानवर कुत्ता रखा गया था यानी कि डॉग। और इसके हमें साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से पालतू जानवर जो कि मवेशी थे उसके साक्ष्य हमें राजस्थान से मिलते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि द मेसोलिथिक इरा विटनेस द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, यानी कि जो मध्य पाषाण काल है वो इस बात का साक्ष्य है कि इंसान सबसे पहले पालतू जानवरों को पालना शुरू करता है। ट्रांसफॉर्मिंग द हंटर गैदर सोसाइटी, यानी कि यहीं से एक जो शिकार करने की प्रवृत्ति जानवरों को थी वो पालतू की तरफ हमें देखने को मिलती है, यानी कि इमोशन इंसान के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और इस साइड ऐसे जो साक्ष्य जहाँ से हमें मिलते हैं मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो साइट्स हैं लंगनाज गुजरात के अंदर, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के अंदर, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल के अंदर, संगनकल्लू कर्नाटक के अंदर और तुतीकोरिन तमिलनाडु में। ये वे साइट्स हैं जो हमें मध्य पाषाण काल की टाइम पीरियड के अंदर लेके जाती है। यहाँ पे उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मतलब है कि और ज़्यादा पत्थर, अब और ज़्यादा विकसित टूल हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और किस तरीके के विकसित टूल हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, तो उस टूल का नाम है द सेल्ट। सेल्ट एक किस्म का पत्थर का औजार है। सेल्ट नाम दिया गया उस पत्थर के औजार को, यानी कि लकड़ी के किसी भी लकड़ी के डंडे के ऊपर कोई पत्थर का नुकीला हिस्सा चर्बी से, जानवरों की चर्बी से बांध करके इंसान यूज करता था जानवरों का शिकार करने के लिए। प्लस दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि इंसान पहले शिकार करता था, घूमता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे किस पर निर्भर करने लग गया था, खेती करना शुरू उसने कर दिया था। तो खेती करने के लिए ज़मीन को खोदना प्लस दूसरी चीज़ जंगलों को काट के उसको तैयार करना ज़मीन को, तो उसके लिए उसको जो उन्नत किस्म के जो टूल यूज़ करने पड़ रहे थे पत्थर के, उसको द सेल्ट नाम दिया गया। ये एक लैटरल मीनिंग ऑफ नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण अगर हम बात करें, जिसको इंग्लिश में नियोलिथिक कहते हैं, इसका मतलब भी न्यू स्टोन होता है, यानी कि टूल्स आर पॉलिश्ड। यहाँ पर टूल है वो जो हथियार थे वो पॉलिश्ड तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ किए गए थे। स्पोर्ट्सलाइटिंग अट्रैक्टिंग द सेल्ट, तो द सेल्ट करके जो वर्ड है वो यूज किया गया है उस समय पर जो हथियार यूज किए जाते थे उनके लिए। यूज्ड फॉर फॉरेस्ट क्लिनजिंग के लिए ये जो हथियार यूज करते थे उसको सेल्ट बोला गया है। तो धीरे धीरे आप इमेज में ट्रांजिशन देख रहे हैं कि किस तरीके से घुमंतू था इंसान और बाद में धीरे धीरे वो खेती करने लगा। इसके बाद टाइम पीरियड आगे आगे और चेंज होता जाता है और चीज़ें
बदलती है किस तरीके से, अब हम देखते हैं नवपाषाण काल में कि नवपाषाण काल की जो साइट्स हैं वो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट, गेहूँ, बार्ले, जौ और कॉटन, कपास। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर हमें गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब उस समय पर जब खेती होने लगी उस टाइम को हमने नवपाषाण काल के अंदर रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं बेलन वैली यूपी के अंदर, बेलन घाटी जो है उसके अंदर हमें कोल्डिवा में और महागरा के अंदर हमें चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले 7000 BC में हमें राइस कल्टीवेशन यानी कि चावल के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं यूपी बेलन घाटी के अंदर कोल्डिवा और महागरा में। इसके बाद हम बात करें तो डाउजली हेडिंग्स जो कि असम में है, वहाँ पर हमें जेडाइट पत्थर देखने को मिलता है जो कि मेनली आभूषणों में यूज़ किया जाता होगा। कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली में भी हमें 2 इम्पोर्टेंट साइट देखने को मिलती है और इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। सबसे पहले है बुर्ज होम। बुर्ज होम यानी कि गड्ढे में निवास। बुर्ज होम का मतलब भी यही होता है पिट ड्वेलिंग यानी कि गड्ढे में निवास, गड्ढा करके उसमें निवास करना, क्योंकि कश्मीर साइड टेम्परेचर कैसा रहता था, ज़्यादा ठंडा रहता था, तो वो गड्ढों में निवास करते थे लेक्स के किनारे, नियर लेक्स। और हमें ये भी याद रखना है कि बुर्ज होम के पास ही हमें इंसान के साथ में उसके पालतू जानवर कुत्ते को भी दफनाया हुआ के साक्ष्य हमें वहाँ पे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसानों के लिए अब जानवर एकदम इमोशनल टच हो चुका था जानवरों से, क्योंकि जब इंसान मरता था तो उसके साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाया जाने लगा था। इसका मतलब ये है कि इंसान इमोशनल हो चुका था। गुफकराल की बात करें तो द केव ऑफ पोटर्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हमें गुफकराल से देखने को मिलती है। गुफकराल का मतलब है कुम्हारों की गुफा, यानी कि यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं हमें किसके, एग्रीकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री के। इसके बाद हम चलते हैं आगे आगे, जैसे जैसे अब यहाँ पे आप समझ गए कि इंसान अच्छे तरीके से मेहरगढ़ के साक्ष्य असम और कोल्डिवा महागरा के साक्ष्य से आप चावलों के साक्ष्य गेहूं जो कपास के हमें साक्ष्य मिल चुके हैं। यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए कि इंसान खेती करने में सक्षम था। अब उसके पास सरप्लस में अनाज बहुतायत में आने लगा था, तो अब उसे स्टोर करना था। तो जैसे जैसे स्टोर करना था तो स्टोर करने के लिए उसे बर्तनों की आवश्यकता पड़ी और यहाँ से जन्म होता है पोट्री और प्रॉपर्टी का। तो पहला कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं द नीड ऑफ स्टोरेज। अब उसे स्टोरेज की जरूरत पड़ी, तो स्टोरेज के लिए उसने क्या किया, सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ यानी कि एक ही जगह पर रह करके खेती करना शुरू किया, मीन सरप्लस फूड। द बर्थ द इन्वेंशन ऑफ पोट्री, यहीं से मिट्टी के बर्तनों का जन्म होता है। इमरजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रेड एंड ब्लैक पोट्री, यहाँ से आपको ये याद रखना है कि रेड और ब्लैक यानी कि लाल और काली मिट्टी से बने हुए बर्तन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि बोन टेक्नोलॉजी, यानी कि चिरांद बिहार के अंदर हमें साक्ष्य मिलता है कि हड्डियों से बने हुए हथियारों का भी इंसान यूज करने लगा था, जो कि पूर्णतः जानवरों की हड्डी से बने हुए थे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है द बर्थ ऑफ ओनरशिप। जब धीरे धीरे इंसान खेती करने लगता है और उसे एक ही जगह पर रह के खेती करना शुरू कर देता है, तो क्या वहाँ पे क्या होगा, उसे बार बार क्या करना पड़ेगा, उसी ज़मीन को यूज़ करना पड़ेगा। उसी ज़मीन को यूज़ करेगा तो वो चाहेगा कि किसी कोई और उस ज़मीन को ना ले ले, इसलिए वो उस पर अपना हक दिखाना शुरू करेगा धीरे धीरे, और यहीं से बर्थ ऑफ ओनरशिप का जन्म होता है, यानी कि संपत्ति की धारणा पैदा हो जाती है। द मोस्ट प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल शिफ्ट द नियोलिथिक एज सीज द एमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी होल्डिंग। तो नियोलिथिक एज के अंदर ही हम सबसे पहले हमें संपत्ति की धारणा देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति की धारणा जैसे जैसे होती है धीरे धीरे, तो अब क्या होता है कि इंसानों को एक धातु मिल जाती है जो है कि ताम्र यानी कि तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं। तो इंसानों के द्वारा जो धातु, पहली धातु जो खोजी जाती है वो है तांबा। द फर्स्ट मेटल एवर डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस इज कॉपर द क्रिएट्स द कॉपर स्टोन एज। यहीं से कॉपर स्टोन एज का जन्म होता है, यानी कि कॉपर और पत्थर, तांबा और पत्थर दोनों से मिलकर के हथियार बनाना शुरू होता है। उस टाइम पीरियड को कहते हैं ताम्र युग। यहीं से धीरे धीरे कल्चरल शिफ्ट भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कॉपर से और ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई की जा सकती थी और समतल भूमि तैयार की जा सकती थी। खेती करना आसान था। ग्राम इसी तरीके से जहाँ जहाँ
एक एरिया में खेती करना ज़्यादा आसान होता गया, वहीं लोग ज़्यादा मात्रा में रहने लगे और वहीं से जन्म हुआ ग्रामीण समुदाय का। इसीलिए ताम्र युग के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलती है वो कल्चरल शिफ्ट होता है, यानी कि ग्रामीण समुदाय बसने लग जाते हैं। और इसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है, तो 3 तरह के अलग अलग कल्चर हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में, ताम्र युग के दौरान। तो उन 3 कल्चरों के नाम है आहार कल्चर, दूसरा है मालवा और कयाथा कल्चर, तीसरा है जोरवे कल्चर। तो जो आहार कल्चर है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बनास वैली के आसपास हमें देखने को मिलता है, और यही चैल्कोलिथिक कल्चर का सबसे बड़ा साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेतरी माइन, राजस्थान की खेतरी माइन से ये लोग तांबा निकालते थे। और 3 साइट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, आहार, गिलुंड और गणेश्वर, मैप में आप देख पा रहे होंगे। दूसरी मालवा या कयाथा संस्कृति की बात करते हैं हम, तो ये हमें मध्य भारत के हिस्से में देखने को मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश, मालवा, कयाथा और ईरान का हिस्सा इसमें शामिल है। तीसरी साइट की अगर हम बात करते हैं जोरवे कल्चर, तो वो हमें महाराष्ट्र थोड़ा गुजरात का हिस्सा हमें देखने को मिलता है इसमें, जो कि कहाँ पे है, गोदावरी ट्रिब्यूटरीज के आसपास हमें ये साइट्स देखने को मिलती है। और इसमें 3-4 साइट शामिल है, नेवासा, चंदौली, इनामगांव और नासिक। सबसे इम्पोर्टेंट जोरवा संस्कृति की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट थी वो दाइमाबाद थी, और इसी साइट का सबसे ज़्यादा ब्रोंज सिग्निफिकेंस है, यानी यहाँ पे ही हमें सबसे पहले ब्रोंज आइटम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम बूरियल सिस्टम, यानी कि लोगों को ये मृत्यु के बाद कैसे दफनाते थे चैल्कोलिथिक इरा के अंदर। तो ये इसके अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जो ये घर बनाते थे वो पक्की ईंटों से नहीं बना होता था, बल्कि कच्ची ईंटों से बना होता था, यानी कि मिट्टी के जो घर थे वो कच्ची ईंटों से बने होते थे, आर्किटेक्चर। और दूसरा, अगर हम ब्यूरियल प्रैक्टिस की बात करें, कलश में अस्थियाँ, कॉमनली फाउंड ब्यूरियल डायरेक्टली अंडर हाउस फ्लोर्स। कलश में जो अस्थियाँ रखी जाती थी, कलश में अस्थियाँ रख करके और दफनाई जाती थी। तो ये सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है चैल्कोलिथिक इरा के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पोट्री है वो गेरवा रंग की हमें देखने को मिलती है, कहाँ पे, चैल्कोलिथिक एज के अंदर। ओक्रे कलर्ड पोट्री यानी गेरवा रंग की पोट्री हमें कहाँ पे देखने को मिली, चैल्कोलिथिक एज में। अब ये तो हमने सब पढ़ा उत्तर भारत, मध्य भारत और वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो, लेकिन साउथर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें मेगालिथ देखने को मिलते हैं, जिनको बोलते हैं केरियन सर्कल्स। पत्थरों के गोलाकार स्मारक बने हुए नज़र आते हैं, जो कि साउथ इंडिया में रफली 3000 साल पहले हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो साउथ इंडिया के अंदर हमें मेगालिथ टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इसके बाद हम इनको समाप्त करते हुए लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे आप देख लिया किस तरीके से चीज़ें आती गई और संपत्ति की धारणा इंसान के अंदर पैदा होती गई। अब यही एक बहुत बड़े किसको जन्म देंगे, शहरीकरण को जन्म देंगे, क्योंकि इंसान अब पूर्णतः उन्नत चीज़ें प्रयोग करने लगा था, उसके पास धातु आ गई थी। अब वो और बेहतर तरीके से एक शहरीकरण की तरफ अग्रसर होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको एक कंप्लीट रिवीजन देते हैं। तो पीलियोलिथिक एज की बात करें तो अनपॉलिश्ड रफ टूल थे, इंसान हंट करता था और यानी शिकार करता था और थोड़ी बहुत ही खेती भी कर लेता था। रहने के लिए उसके पास ड्वेलिंग्स यानी कि गुफाएं और गड्ढे थे। सोसाइटी की बात करें तो वो नोमैडिक सर्वाइवल करता था यानी घुमंतु था। वही चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो टूल थे वो पॉलिश्ड हो चुके थे, उसके पास कॉपर और ब्रॉन्ज आ चुका था, फॉर्म्ड लैंड कर चुका था यानी कि व्हीट, राइस और बार्ले के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और रहने के लिए उसके पास कंस्ट्रक्टेड ब्रिक्स विलेजेस इस्टेब्लिश हो चुके थे धीरे धीरे, हालांकि पक्की ईंटों से अनजान थे वो। और इसके बाद बात करें प्रॉपर्टी सोसाइटी की तो प्रॉपर्टी होल्डिंग हो चुकी थी। पोट्री उनके पास थी यानी कि मिट्टी के बर्तन आ चुके थे, और लोकलाइज्ड कल्चर आइडेंटिटीज भी बन चुकी थी। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को धीरे धीरे अब आगे लेके जाएंगे तो बनेगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत अर्बन सभ्यता रही। तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को
लाइक करना ना भूलें।